बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फ़ेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि उन्हें ईरान की तरफ से डील की ऑफ़र की गई है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने डील की ऑफ़र की है कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें और इस जंग को ख़त्म करें। जबकि दूसरी तरफ ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट एक ये भी है कि यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े मगरबी बरामदी ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमला किया है और बड़े पैमाने पे उसको नुकसान पहुँचाया है। और सर, आपकी ये प्रेडिक्शन भी थी कि इन दिनों में पूरी दुनिया में जंगें दिखाई देंगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी आपने बताया था, रूस और यूक्रेन के हवाले से भी आपने ये प्रेडिक्शन की थी। सर, सबसे पहले ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, इसकी क्या हकीकत है? क्या वाक़ई कोई मुज़ाकरात होते दिखाई दे रहे हैं? क्या बैक डोर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है आपको? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ अगर हम ट्रम्प का ज़ायचा देखें, एक्चुअल हमने ईरान पे बहुत डिस्कशन की है, बहुत सारी अलग चीज़ों पे डिस्कशन की है। अगर हम ट्रम्प का ज़ायचा देखें, तो ट्रम्प जो है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है, ट्रम्प एग्ज़ैक्टली ग्रहण के दिन पैदा हुआ। जो ग्रहण लगा होता है उस दिन पैदा हुआ और इनके सारे प्लैनेट दोनों नॉड्स के बीच मतलब राहु और केतु के बीच में बैठे हुए हैं, जिसको कलसर्प योग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके प्लैनेट राहु और केतु के बीच में हैं, कोई बाहर नहीं है उससे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और ऐसे लोगों का मानना ये होता है कि माय वे एक होता है माय वे और हाईवे। इनका मानना होता है ओनली माय वे दैट्स इट। इनके पास हाईवे का कोई चांस नहीं होता। तो ये जो इस तरह की कैफ़ियत है उसके ऊपर ओवर एंड अबव रिसेंटली ये हुआ है जो अभी राहु केतु मतलब जो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स लगे हैं, वो एग्ज़ैक्टली सेम पोज़ीशन पे इनके लगे हैं, जो नेटल बर्थ चार्ट में इनके राहु केतु की पोज़ीशन है। इसकी वजह से इनके ये जो 2 प्लैनेट हैं, वो सारे जो ज़ायचा है, उसके ऊपर बहुत हावी हुए हैं। और मैंने जैसे बताया है कि इनका जो मानना होता है कि ओनली माय वे, तो ये इस पे ही कायम रहेंगे और इसकी वजह से मसाइल मज़ीद बढ़ते हुए दिख रहे हैं इनके चार्ट में। और होगा ये कि आहिस्ता-आहिस्ता, दिन-ब-दिन जो दुनिया है वो इनके अगेंस्ट में खड़ी होती हुई आपको मज़ीद दिखेगी। इसके अलावा जो ये जो एक फ्लो चल रहा है, अल्लाह माफ़ करे जंग के अंदर, ये मज़ीद बढ़ता जाएगा क्योंकि मेरे पास एक लास्ट होप थी बड़ी बहुत माइनर सी कि मर्क्यूरी डायरेक्ट होगा तो चीज़ों में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन वो भी बहुत माइनर सी थी कि डायरेक्ट होने से जो लॉजिक, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो अंधाधुंध दुनिया में जंगों का सिलसिला है, उसमें शायद कमी आ जाए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिससे इन्होंने पंगा लिया, ईरान, उसमें जब आप लड़ने जाते हैं तो उनका 7th हाउस बड़ा मायने रखता है और 7th हाउस उनका ईरान का बहुत वीक है। और मैं आपको बोलते चला जा रहा हूँ जब से ये जंग शुरू हुई थी कि इस जंग में नो डाउट इनका नुकसान बड़ा होगा ईरान का, लेकिन इसमें से निकलना आसान नहीं होगा। यही चीज़ मैं अफ़गानिस्तान के लिए भी बोलता हूँ कि जैसे ही ये दोनों ममालिक हैं, इनके साथ जंग लड़ तो आप लेंगे, लेकिन निकलेंगे कैसे? ये एग्ज़िट पॉइंट जो है ना, इन जंगों में से निकलना नज़र नहीं आ रहा। ओके सर। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुतालबा किया है ईरान से कि वो अपनी जो अफ़ज़ुदा यानी कि इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दें तो जंग का खात्मा हो जाएगा। और अगर सर ईरान इस तरह करता है तो जंग का खात्मा तो नहीं हो जाएगा, बल्कि यूँ महसूस होता है कि ईरान का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये यूरेनियम ही है और ये एटॉमिक प्रोग्राम ही है जो ईरान की बका का सबब बन सकता है, या ईरान में इस वक़्त जो मौजूदा रजीम है उसकी बका का सबब बन सकता है। आप क्या देख रहे हैं? आपने ये प्रेडिक्शन की थी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वाक़ई ऐसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली चीज़ जो आप पहले बता रहे थे, वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे रही है? जैसे मैंने बताया है, हम जिस फ़ेज़ में एंटर हो गए हैं वो तीसरी जंग अज़ीम है, सीधी-सी बात है। जिसको कोई माने ना माने वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हम उस फ़ेज़ में दाखिल हो गए हैं, वो अलग बात है कि जो एक ट्रेडिशनल वॉर थी, जैसे वो दोनों तरफ से बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, कन्वेंशनल वॉर होती है, टैंक चल रहे होते हैं। अल्लाह ना करे, हालात ऐसे बन रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड पे भी मैं आता हूँ आपको। लेकिन वैसी नहीं, अब टेक्नोलॉजी वाइज़ के हिसाब से वॉर चल रही है, तो लोगों को इसलिए इस चीज़ का एहसास नहीं है। लेकिन अल्लाह रहम करे जो ईरान में होंगे, जो दूसरी जगहों पे होंगे जहाँ पे बमबारी हो रही है, उनको डेफ़िनेटली इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आजकल की जो वॉर है, वो और भी ज़्यादा भयानक है। आपको पता ही नहीं है कहाँ से कौन-सा बम कहीं पे भी गिर जाएगा, आपको कोई आइडिया नहीं। इम्पोर्टेंट बात अब जो लास्ट बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि 29th मार्च
ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये एक शायद गेम चेंजर हो जाए, शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ नक्षत्र चेंज हो रहा है केतु का। केतु लियो में है और लियो में वो जिस नक्षत्र में जा रहा है उससे ट्रम्प के ऊपर जो है एक खौफ तारी हो सकता है जिसकी वजह से वो बैक आउट करने की कोशिश करे। बट वही वाली बात है कि आप एंटर हो गए हैं, एग्जिट कैसे होंगे ये किसी को भी नहीं पता। हालात जो है अब एग्जिट की पोजीशन में नहीं है। ये कम अज कम भी मई तक ऐसे ही चलेंगे, नरम गरम ऊपर नीचे, लेकिन 29 मार्च तक हालात बहुत ज्यादा संगीन होते हुए दिखाई दिए जाएंगे। इसलिए हौसला रखें, अल्लाह से दुआ करें। मैं यही कह सकता हूँ, फिलहाल मेरे पास कोई जो है ना अच्छी न्यूज नहीं है। फुट्स ऑन ग्राउंड जो है वो अल्लाह ना करे 29 मार्च के बाद नजर आता है। और ये अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया 29 मार्च के बाद तो बूट्स ऑन ग्राउंड में सिर्फ एक मुल्क नहीं आने वाला, ये याद रखिएगा। अभी तो ये अमेरिका बात कर रहा है, फिर ओपोजिशन से भी आने वाले, मतलब ईरान की भी साइड से कोई ऐसे ममालिक आ जाएंगे जो आपस में लड़ते हुए खुदा न खासा आपको दिखाई दिए जाएंगे। अगर अभी फिलहाल के हालात ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक आएंगे, नेटो ममालिक आ जाएंगे और इसको खुलवा लेंगे, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ ये वन साइडेड होगी। ये वन साइडेड हुई भी तो बड़ी तबाहकुन होगी, ये याद रखिएगा। मुकाबला जो है ये ऐसे ऐसा इनका मुकाबला है कि जैसे लोगों ने पहले तो एज्यूम किया था कि ईरान तो 2 दिन में फारिग हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईरान को बेशक मार बहुत पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान हार जाएगा, आप गलत फहमेंगे। ओपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चार्ट में, फर्स्ट का सेवन में। जो आजकल की शादियां डिस्टर्ब होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि दोनों साइड पे एकदम से बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठे होते हैं प्लैनेट, इसलिए लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हस्बैंड वाइफ, जो भी रिलेशन हो, पार्टनरशिप हो, जो भी हो, वो इसीलिए एकदम से टकराव का शिकार में आते हैं क्योंकि उनके दोनों साइड जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी एक साइड कमजोर होगा, वो गाड़ी किसी ना किसी तरह चल जाएगी, लेकिन वो सही नहीं चलेगी, चल जाएगी। तो इसी तरह से ईरान के जो ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा वीक है, इस वजह से इनको जो भी उनसे लड़ने आएगा वो शुरू में तो बहुत ज्यादा झंडे गाड़ लेगा, लेकिन फिर जो वो जब उनकी बारी आएगी तब फिर वो भूल जाएगा कि हमने किससे पंगा लिया था। ओके सर। सर, इस वक़्त तक जो जंग की सूरत-ए-हाल है, उसमें ईरान का पलड़ा भारी है। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन सर, अब जंग का रुख बदल रहा है। अब जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से बड़े सख्त बयानात आ रहे हैं और यूँ महसूस होता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ इस जंग में शामिल होने वाली हैं और ईरान को वो टफ़ टाइम देना चाह रही हैं। आप क्या देख रहे हैं? गल्फ़ कंट्रीज़ और ईरान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या ये ममालिक भी आपस में कोई घमासान की जंग लड़ने वाले हैं? तो बिल्कुल सर, यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह करे ऐसे हालात ना चले जाएं। अगर ये ऐसे चले गए तो पूरी दुनिया में बहुत बुरे हालात होंगे। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि जितनी बुरी बातें होती हैं वो बहुत जल्दी जो है आपकी पूरी होती हैं, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को अभी दबा के रखा हुआ है। इस जायचे के हिसाब से खलीजी ममालिक जंग में दिख रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं शामिल होंगे, मैं बोल रहा हूँ जंग में बैठे हुए हैं। तो उनका दरवाजा तो खुला हुआ है। जिस दिन भी वो एक कदम बाहर लेंगे अपना, तो मामला खराब हो जाएंगे, उसी दिन खराब हो जाएंगे। वो ओपन डोर्स के साथ बैठे हुए हैं, यूं समझे कि बाहर जंग चल रही है और वो घर के अंदर बैठे हुए हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जिस दिन भी उन्होंने पहला कदम बाहर रखा वो यूं समझे कि जंगी हालात में है, बस उन्होंने शुरुआत करनी है अपनी तरफ बुलाने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उधर, कोई प्लैनेट सेव करने वाला नहीं है। मैंने आपको बताया था एक जुपिटर प्लैनेट है जिसकी मुझे बड़ी उम्मीद थी कि 11 मार्च को जैसे ही वो डायरेक्ट होगा इन चीजों में कमी आ जाएगी। लेकिन एक मैंने उसमें कंडीशन बताई थी कि जुपिटर की जो स्पीड है वो 2x हुई हुई है। 2x का मतलब ये है कि फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है, और कोई भी चीज फास्ट फॉरवर्ड जाती है तो आप अंदाजा खुद भी लगा ले, अगर कोई गाड़ी बहुत तेजी से जाएगी आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा अंदर कौन कौन चला रहा है या क्या कर रहा है। इसी तरह जो बेनिफिट्स जो इफेक्ट देते हैं दुनिया को, अगर वो बहुत स्पीड में होते हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस दुनिया में एक सुकून या पीस को लाते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो रहा था कि जुपिटर क्या ये वाकई कर सकेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमें एक छोटी सी उम्मीद की किरण वो थी। फिर मर्क्यूरी डायरेक्ट होने की थी, लेकिन मामला बैक टू बैक जो है एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस जंग में दाखिल हो चुके हैं।
अब ये नहीं बोला जाएगा कि हमने तीसरी वर्ल्ड वॉर कब एक्सपेक्ट करनी है। मैंने जैसे कहा था कि हम तीसरी जंग अजीम में दाखिल हो गए, ये फेज 2 है। इसमें बड़े ममालिक आपको नहीं नजर आएंगे, लेकिन छोटे ममालिक के बीच में जैसे आप देख सकते हैं हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए हैं, जिसकी वजह से अगले स्टेज में जो कि 2030 है उसमें बड़े ममालिक नजर आएंगे। ओके सर। अच्छा सर, कुछ सवालात हैं हमारे अहबाब के, वो शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। देखने वाले नाज़रीन को बता दें कि आपके सवालात मलिक साहब को मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो वो जवाब देते हैं वो मैं कमेंट्स में फ़र्दन जिस जिस शख्स का जो सवाल होता है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। सबसे पहले इमरान यूसुफ़ हैं गुजरात से, तारीख़ पैदाइश 22 नवंबर 1990 है। सवाल इनका यह है कि मैं काफ़ी अरसे से बिर-ए-मुल्क जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इस साल कोई सबब बन सकता है? नादिया खान हैं पेशावर से, 3 मार्च 1990 इनकी पैदाइश है। तालीम मुकम्मल होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल पा रही, क्या मसला वक़्त का है या दायचे का? अरसलान अली हैं पेशावर से, 11 जुलाई 1985 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि कारोबार में पार्टनरशिप की पेशकश मेरे कज़न की तरफ से है, क्या ये पेशकश मुझे कबूल करनी चाहिए? फ़रीहा सलमान हैं मुल्तान से, 27 जनवरी 1992 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि पिछले कुछ अरसे से सेहत के मसाइल हैं, क्या ये वक्ती असरात हैं या संजीदा एहतियात की ज़रूरत है? अब्दुर्रहमान अली हैं पेशावर से, 19 सितंबर 1979 की पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि घर में नाचाकी और बेसुकूनी रहती है, क्या इसका ताल्लुक किसी सियारवी असर से है? हिना अल्ताफ़ हैं सियालकोट से, 6 जून 1997 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है, क्या इस साल नया घर या प्लाट खरीदने का कोई इम्कान दायचे में बनता है? वकास अली हैं रावलपिंडी से, 14 दिसंबर 1991 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि नौकरी की तब्दीली का सोच रहा हूँ, क्या ये वक्त मेरे लिए मुवाफ़िक है? सलमान रशीद हैं सक्खर से, 22 फरवरी 1985 इनकी पैदाइश है। सवाल इनका यह है कि मंगनी के बाद रिश्ते में गलतफ़हमियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये वक्त का असर है? आसिफ नदीम हैं, उन्होंने कमेंट किया है, कहते हैं मलिक साहब आप बहुत तहम्मुल से सवाल सुनते हैं और सादा अल्फाज में बेहतरीन जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ नदीम साहब, आपका भी और तमाम देखने वाले नाज़रीन का शुक्रिया। अपनी आरा से, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहें, अपने सवालात पूछते रहें। आपके सवालात हम प्रोग्राम में ऐड करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।